अगला कॉन्सेप्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम सीखने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। और इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग बहुत टेक्निकल है। इन्वेस्टमेंट, चलिए आप मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट की जनरल अकाउंटिंग आप क्या करते हैं? जनरल जनरल एंट्री लिखो इन्वेस्टमेंट की। ये बेसिक क्लासेस हैं तो सबको, क्योंकि अब थोड़े दिनों बाद इसके एडवांस वर्जन शुरू होगा, अभी अपने को बेसिक ही नहीं आ रहा हो। तो इन्वेस्टमेंट को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होगा डेट में इन्वेस्ट। दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा इक्विटी में। तीसरा इन्वेस्टमेंट होगा प्रॉपर्टी में। सबसे पहला तो अपने को यह ध्यान देना कि इन्वेस्टमेंट किस में है, इन्वेस्टमेंट डेट में है, इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है। तो इन दोनों की जो अकाउंटिंग होती है वो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी से बहुत डिफरेंट होती है। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग सीख रहे हैं हम। तो अब आप लोगों ने बहुत सारों ने लिखा सर कि हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे टू कैश कर देंगे। कई बच्चों ने लिखा है, सही लिखा है, लेकिन आपने ये लिखा है इंडिया की अकाउंटिंग। इंडिया में यही सिखाया गया है सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कर दो, काम खत्म हो गया, बस इसके अलावा तो कुछ सिखाया ही नहीं गया है। लेकिन इंटरनेशनली अगर ऐसी अकाउंटिंग हो रही होती तो फिर आप लोगों को इस कोर्स को करने की क्या जरूरत पड़ती है? तो आपको पहले से ही आता। बस अब आपको ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट में भी तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं: डेट का क्लासिफिकेशन, इक्विटी का क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन। तो आज का सेगमेंट पूरा इक्विटी सेगमेंट के ऊपर है। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। ठीक है, ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है तो इक्विटी के तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन होंगे। और अकाउंटिंग हम कर रहे हैं इन्वेस्टर की बुक्स में, इन्वेस्टर बुक्स। ध्यान रखिए, जब आप आईएफआरएस पढ़ने जाएंगे, यूएस सीपीए पढ़ने जाएंगे जहां यूएस गैप होता है, और यूएस सीएमए का फर्स्ट पार्ट में भी यूएस गैप है, तो ये कंसेप्ट आपके जनरल एंट्रीज के बहुत काम आने वाले हैं। तो सर इक्विटी में हम तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन करने वाले हैं कि अगर आपके पास होल्डिंग जो है लेस देन 20%, लेस देन 20%, मतलब किसी कंपनी की इक्विटी आपने खरीदे हैं और आपके पास उसके टोटल इक्विटी का कम से कम 20% से कम है। मतलब सर और भी अच्छे तरीके से समझा दीजिए, अभी समझा देते हैं बेटा। बिल्कुल, आज का जो लेक्चर है आपके आने वाले समय में बहुत काम आएगा। इसका सेगमेंट्स की हेडिंग डालूंगा, अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसकी सीरीज है। आज इक्विटी सीखेंगे, कल डेट का सीखेंगे, और डेट का पूरी तरीके से सीखेंगे। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर एक ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के टोटल 1 लाख शेयर थे, उसका 10% बाय किया है।
तो हम पहली वाली कैटेगरी, इसका नाम हम ए दे दे रहे हैं। ए मैंने दिया है ना, आप ये मत समझना कि इसका नाम ए मैंने दे दिया। तो हम इस कैटेगरी में आ गए, होल्डिंग लेस देन 20%। क्लियर रहेगा सभी को ये बात कि होल्डिंग लेस देन 20% में क्या करना है? अभी हम अकाउंटिंग सीखेंगे। दूसरा, अगर आपकी होल्डिंग मोर देन 20% बट लेस देन 50%, याद रहेगी ये बातें भी कि नहीं रहेंगी? और तीसरा कॉन्सेप्ट, मोर देन 50%। ठीक है सर, तो ये तीन कॉन्सेप्ट होंगे। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले होल्डिंग लेस देन 20% पे सीखने जा रहे हैं। लेस देन 20% पे सीखने जा रहे हैं। और आप जब आईएफआरएस पढ़ेंगे तो इसके ऊपर स्पेसिफिक चैप्टर है जो कि 25 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का। और उसका नाम होगा कंसोलिडेशन। उसका अलग कॉन्सेप्ट, उसकी सीरीज अलग ही चलेगी हमारी कंसेप्ट की। जब उसकी सीरीज आएगी तो आपको बता दिया जाएगा कि ये कंसेप्ट सीरीज है, उसको मिस मत करना। तो सर आपने बोला होल्डिंग लेस देन 20%, तो अकाउंटिंग डिफरेंट तरीके से, होल्डिंग मोर देन 20% तो अकाउंटिंग डिफरेंट तरीके से, मोर देन 50% अकाउंटिंग डिफरेंट तरीके से। और ये सब रूल किस में एप्लीकेबल हो ना? इक्विटी में, डेट में नहीं। अब इक्विटी तो समझते हो ना? इक्विटी मतलब ऑर्डिनरी शेयर, कॉमन शेयर, यूएस गैप में उसको कॉमन शेयर बोलते हैं। तो चलिए अब अकाउंटिंग करते हैं। अब अकाउंटिंग सीख रहे हैं आप। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं अप टू 20%, अप टू 20% में अकाउंटिंग हो रही है। तो मान के चलिए ए कंपनी ने 10,000 शेयर बाय किए हैं और कीमत है 100 रुपए। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए जनरल एंट्री क्या होगी? ऑन दी डेट ऑफ बाय, जिस दिन बाय कर रहे हैं उस दिन तो सर एंट्री बहुत सिंपल होने वाली है। तो जनरल एंट्री आपकी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। तो सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 100 इंटू 10,000 कितना होता है? 10 लाख। क्लियर है? कोई दिक्कत? सर बैंक में 10 लाख हमने क्रेडिट कर दिए, बैंक से पैसा चला गया। ये थी हमारी 1 जनवरी की एंट्री। 1 जनवरी। अब बैलेंस शीट 31 दिसंबर आ गई। उस दिस इस इन्वेस्टमेंट जो हमने किया था 100 रुपीज में, उसकी एक की कीमत हो गई 120। बताइए जनरल एंट्री क्या होगी? 120 हो गया उस शेयर की कीमत। प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है? तो सर इतना पता है, ये साइड में लिख रहा हूं यहां पे, कि जो चीज 100 रुपए की खरीदी थी वो 120 की हो गई, तो ये 20 का प्रॉफिट है। इस 20 के प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? ये आपका फेयर वैल्यू पर मेजरमेंट किया जाएगा। 20 रुपीज के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो कई बच्चे लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्या यहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी?
तो सर हम हमारे इन्वेस्टमेंट को 120 पे लेके आएंगे, 10,000 के खरीदें तो वो 12 लाख के हो जाएंगे, 12 लाख के हो जाएंगे कि नहीं इन्वेस्टमेंट। तो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। एक सेकंड, पहले इसको मिटा लें। तो सर ये जो आपने 10 लाख के इन्वेस्टमेंट थी, इसकी वैल्यू को 2 लाख से बढ़ाना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर पे जो हमारी एंट्री होने वाली है, 31 दिसंबर हमारी बैलेंस शीट डेट है। कौन सी डेट है, बैलेंस शीट हम बनाते हैं। तो सर हमको हमारे इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख। बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख। किसको दिक्कत है इस बात कि सर इतना ध्यान रखें कि जब कभी भी होल्डिंग लेस देन 20% होगी तो हमेशा फेयर वैल्यू पर मेजरमेंट किया जाएगा। बात खत्म। क्या इस प्रकार के गेन को ओसीआई में डालेंगे, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखो, इक्विटी में कभी भी ओसीआई वर्ड नहीं यूज करेंगे हम, इसको सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। अभी डेट की अकाउंटिंग सीखेंगे जब सीखेंगे। अभी हमने ये नहीं बोला अवेलेबल फॉर डेट सिक्योरिटी, ये वो अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, वो सब अभी बाद में सीखेंगे। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, अभी ओसीआई और उसके चक्करों में नहीं पढ़ना, अभी तो अकाउंटिंग सीखना है, बाद में पढ़ेंगे ओसीआई और नेट इनकम। कई बच्चे लिख रहे हैं। तो अभी तो सर इतना समझें कि ये इनकम हो गया है, किसी को कोई दिक्कत। तो सर एक बात समझ में आ गई कि जब भी इन्वेस्टमेंट 20% से कम होगा उसको बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू पर लेकर आ जाएंगे। किस पर लेकर आ जाएंगे, फेयर वैल्यू। यहां पर रीवैल्यूएशन रिजर्व नाम का कुछ भी काम नहीं करना है। क्या ये रीवैल्यूएशन है, नहीं। रीवैल्यूएशन रिजर्व इंडियन अकाउंटिंग में आप पढ़ते होंगे, यहां पर ऐसा कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व आपको आईएफआरएस में देखने को नहीं मिलेगा। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व वर्ड यूज नहीं करना है, इसका नाम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डाल दो। तो आज के बाद इक्विटी सेगमेंट में सबसे पहले आप ये देखोगे कि होल्डिंग लेस देन 20% है या नहीं है। और अगर लेस देन 20% है तो एक ही तरीके से अकाउंटिंग होती है, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। चलिए अब इसको हमने सोल्ड आउट कर दिया। लेट से नेक्स्ट ईयर की 15 जनवरी को सोल्ड आउट कर दिया हमने 130 रुपए में। कितने में सोल्ड आउट कर दिया, बिल्कुल बेसिक लेवल की जनरल एंट्री बताओ बेटा क्या करोगे। सोल्ड आउट पे एंट्री बताना है सभी को। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब ग्रेजुएट स्टूडेंट, आपको ज्यादा कुछ आता नहीं है। जो जो लिख रहे हैं मैं देख रहा हूं कि कौन कौन ठीक ठाक लिख रहा है। सुप्रोटिक डे ठीक है, रोहित राज ठीक है, जय कुमार। अमाउंट भी लिखो जय कुमार पुरोहित, नहीं तो एग्जाम में अमाउंट लिखना पड़ेगा वहां पे। और लिखने में कंजूसी मत कीजिए कि बैंक अकाउंट डेबिट लिख के छोड़ दिया। तो सर सबसे पहली बात, पहले 10 लाख का था, 2 लाख का 12 लाख का बुक में आ रहा है वैल्यू। ये 2 लाख आपने यहाँ पे लिखा है ना, 10 लाख वहां पे लिखा था आपने। तो बेचा 13 लाख में, तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को रियलाइज बोले या अनरियलाइज बोले, ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि आज आप 2-3 टर्मिनोलॉजी सीख गए। ये रियलाइज प्रॉफिट है। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट 13 लाख टू इन्वेस्टमेंट 12 लाख करना पड़ेगा।
और 1 लाख क्या है, गेन हो गया आपका, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या दिक्कत है इसमें? क्लियर है ये जनरल एंट्री? तो ये थी अकाउंटिंग फेयर वैल्यू होल्डिंग। तो जब कभी भी क्वेश्चन में आप एक IFRS 13 पढ़ेंगे बेटा आने वाले समय में, तब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जनरल एंट्री आती है, क्योंकि ये सारे लेक्चर सीक्वेंस में LMS में रिकॉर्ड हो रहे हैं, सीक्वेंस में। हर रिकॉर्डिंग के लेक्चर के सामने उस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लिखा होगा कि हमने यहाँ पे कॉस्टिंग सीखी, हमने यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखी, या हमने कुछ जनरल एंट्री अक्रूवल आउटस्टैंडिंग सीखा, या हमने कॉस्ट शीट सीखी, या हमने इन्वेंट्री एरर। तो जब आप कंफ्यूजन होगे तो आप वहां से रेफरेंस ले सकते हो, इसीलिए तो आपको सारी रिकॉर्डिंग्स दी जा रही हैं। आगे बढ़ जाएं, इसको रिकॉर्डिंग्स में देख लेना, एक बार और समझाएंगे तो फिर पूरा आज का दिन ही निकल जाएगा बेटा। अभी तो हमने ये समझ लिया फेयर वैल्यू पे। अब होल्डिंग मोर देन 20%। अब अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, सर जी होल्डिंग मोर देन 20% बट लेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसको बोला जाता है, इसके अंदर दो मेथड एप्लीकेबल होती है, इसमें दो मेथड एप्लीकेबल होती है। एक मेथड का नाम है इक्विटी मेथड, और एक का नाम है फेयर वैल्यू मेथड। मतलब सर अगर होल्डिंग मोर देन 20% है बट लेस देन 50, तो हमारे पास चॉइस है। क्या चॉइस है? कि ईदर वी कैन गो इन द इक्विटी मेथड और ईदर वी कैन गो इन फेयर वैल्यू मेथड। ये याद रहेगी बात, चॉइस है, ऑल्टरनेटिव है। तो सर फेयर वैल्यू तो अभी सिखा दिया आपने, इसकी अकाउंटिंग तो इसी तरीके से होगी, ये जो आप करके आ रहे हो ये सारा। लेकिन सर अगर आपको इस मेथड को चूज नहीं करना है, काट दिया मेथड, काट दिया का मतलब गलत नहीं लिखा था मैंने, ये मेथड नहीं चूज करना है, आप ये मेथड चूज कर रहे हैं, तो फिर इसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से होगी। तो इसकी अकाउंटिंग के लिए भी एग्जांपल लेंगे हम। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, यहां पर हम कंपनी का नाम ले रहे हैं, एक ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड। अब यहां पर मैं बहुत टेक्निकल वर्ड यूज करने वाला हूं बेटा, जो आपको कंसोलिडेशन में बहुत काम आएगा। नहीं, ये US टैक्सेशन से रिलेटेड नहीं है निकिता जी, आप गलत क्लास में आ गए। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। तो अब बड़े ध्यान से समझना कि ये सर आप जो समझाने वाले हैं ये बहुत टेक्निकल है। ए बी लिमिटेड के टोटल शेयर में लिख रहा हूं, टोटल शेयर हैं 10,000, और हमारे पास 40% होल्डिंग है। तो सबसे पहले बताओ, क्या हम इस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं क्या बेटा? क्या ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है? तो हम कौन सी पोजीशन पे हैं? नॉन कंट्रोलिंग। कौन सी पोजीशन पर हैं? नॉन कंट्रोलिंग। तो इसको हम बोल सकते हैं NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। हमारा इसमें क्या है? NCI है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट।
जिस दिन हमने खरीदा उस दिन शेयर की कीमत 12 रुपीज थी। 40% शेयर हमने खरीदे हैं इसके, 40% शेयर। बताइए, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री बताओ बेटा, 1 जनवरी को जनरल एंट्री बता दो। क्या मजाक करते हो सर, जनरल एंट्री तो वही होने वाली है। एक कितने शेयर थे, 10,000 थे ना, नहीं 1 लाख लिखे हैं मैंने। 1 लाख का 40%, 1 लाख का 40% होता 40,000, और 40,000 इंटू 12 कर दो, 4,80,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू बैंक, इस दिन तो यही एंट्री होने वाली है। क्लियर है सभी को? यहां तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो सर इक्विटी मेथड में अकाउंटिंग तो उस दिन यही होती है। अब बैलेंस शीट पे आते हैं। अब काम की बात करूंगा। बैलेंस शीट पे जो शेयर की प्राइस थी वो 15 हो गई। बताइए जनरल एंट्री कितने का प्रॉफिट बुक कर लूं? बस इसका आंसर आपने दे दिया तो आप बहुत सही स्टूडेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा लिखेंगे कि सर 15 हो गई, जिस दिन खरीदा था 12 था, तो 3 रुपए का गेन हो गया। इस गेन को 40,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,20,000 का प्रॉफिट बुक कर लो। यही कहना चाहते हैं ना बहुत सारे लोग, यही कहना चाहते हैं। कितने लोग इसी के साथ में कि सही है सर, ये बात कितने लोगों को लगती है सही? बस इसी बात को ध्यान रखना कि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इक्विटी मेथड से, तो फेयर वैल्यू मेथड एप्लीकेबल ही नहीं होगी, तो ऐसे काम नहीं करना। पहली चीज, क्योंकि आपकी होल्डिंग कौन सी है, ये वाली। तो जब आपकी होल्डिंग मोर देन 20% या लेस देन 50% और यू हैव बीन ऑप्टेड इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, तो उसको फेयर वैल्यू पे कभी भी लेकर नहीं आएंगे, उसको फेयर मार्केट वैल्यू पर लेकर कभी भी नहीं आएंगे। कितने लोगों को यह बात हमेशा याद रहेगी? यही बात याद रखना है आप लोगों को कि कभी भी फेयर मार्केट वैल्यू पर लेकर नहीं आएंगे अगर मोर देन 20 लेस देन 50 और एंड वी हैव बीन ऑप्टेड इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंट, तो ये काम तो नहीं करना है। तो सर करना क्या है अब इसमें? अब इसमें यह काम करना है कि इस कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया है, लेट से बी कंपनी का प्रॉफिट गिवन है आपको, और लेट से उसने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया। ये 3 लाख का प्रॉफिट बी कंपनी का, अलग कलर के पेन से लिख दिया। तो आपके पास कितनी होल्डिंग है उसकी? 40%। तो इसका 40% आपको मिलेगा। बी ने जो कमाया उसका 40%, वो होता है 1,20,000। तो आप आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस। याद रहेगी ये बातें कि भूल जाएंगे सर?
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे, जितना उस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उसमें हमारा हिस्सा 40% था, तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज हम उसको कंट्रोल तो नहीं कर रहे, लेकिन एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वर्ड में यहां पे यूज कर रहा हूं, बिकॉज वी हैव 40% होल्डिंग, इट मींस दैट वी हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो हमारे पास 40% सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड कर रहे हैं, तो हम हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्लियर है बेटा ये बात? अब मान के चलो 31 दिसंबर को उस कंपनी ने 2,50,000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। डिविडेंड क्या करोगे एंट्री? क्या करेंगे सर? जनरल एंट्री बताओ बेटा डिविडेंड की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बच्चे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सॉरी, कि सर डिविडेंड को हम, ये जो हमने डिविडेंड दिया है ये हमको मिला होगा सर, हमको मतलब ए को मिला होगा, बस ए को यही काम नहीं करना है, क्योंकि ए ऑलरेडी प्रॉफिट को क्रेडिट कर चुका है 120 से, इसमें इसका हिस्सा कितना है, 40%। उसका 40% आएगा 1 लाख। तो ये 1 लाख से हम हमारे इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। क्या कर देंगे? वन लाख से कम, क्योंकि प्रॉफिट हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके थे, ये क्रेडिट कर चुके थे बेटा, तो दोबारा प्रॉफिट थोड़ी क्रेडिट कर देंगे 1 लाख से। तो जो वैल्यू बढ़ाई थी उसको कम कर दिया। तो बैलेंस शीट पे 31 दिसंबर को जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट कितने पे आएगा? जिस दिन खरीदा था उस दिन कितना था सर? 4,80,000 का खरीदा था, 1,20,000 से बढ़ा दिया था, प्लस 120 लेस कर देंगे 1 लाख से जो कम कर दिया था, तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट पे 5 लाख से आएगी। क्लियर है सभी को? इसी को बोलते हैं इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा सर आईएफआरएस से बेटा? ये आईएफआरएस और यूएस गैप, अब आपने कभी जिंदगी में नहीं सोची होगी ऐसी अकाउंटिंग की, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, इधर 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन। और जब कंट्रोल आ जाता है, यहां पर क्या आ गया है बेटा, जब मोर देन 50% हो तो क्या आ गया है, कंट्रोल। तो कंट्रोल आ जाता है तो कंसोलिडेशन जहां पर एप्लीकेबल होता है आईएफआरएस 10, वहां पर हम सीखेंगे, जब हम कंसोलिडेशन पढ़ेंगे तो सीखेंगे आईएफआरएस 10। यही थी इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग, और ये केवल इक्विटी इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग थी। अभी तो डेट की अकाउंटिंग शुरू होगी। प्रॉपर्टी में सर रीवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा। प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग सिंपल होती है, प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर उसको रीवैल्यूएशन कर लो। डेट की अकाउंटिंग कंप्लीटली डिफरेंट होती है। तो डेट की अकाउंटिंग के लिए हम सीखेंगे बॉन्ड की अकाउंटिंग। क्या सीखेंगे सर? इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड के नाम से सीखेंगे उसको, इन्वेस्टमेंट ऑफ बॉन्ड कल सीखेंगे, क्योंकि ये इसके लिए आपको एक चीज आना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन।
क्लियर हुआ सभी को अकाउंटिंग की नहीं? क्या 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 पढ़ लिया सर? तो इस पूरे लेक्चर को अब आप क्या करेंगे, एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। 2 सेगमेंट को आज हमने कवर किया, कॉस्ट शीट को कवर किया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये सारे बेसिक जो 40 घंटे के हमने कमिटमेंट दिया है आपको, ये 40 के आसपास जब आपके लेक्चर हो जाएंगे तो आपको सारा का सारा आईएफआरएस यूएस गैप की बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले से आती होगी। और जब आप मेन लेक्चर पढ़ रहे होंगे और इसको अगर आपने पढ़ने के बाद, मेरा जो 100 मार्क्स का एक टेस्ट होगा आपका, 100 मार्क्स में से आपको 80% स्कोर करना है इस बेसिक कोर्स में भी। अगर आपने इसमें 80% स्कोर कर लिया, इसका मतलब आप चाहे फिर कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, सीपीए, सीएमए, आईएफआरएस, सब पास हो जाओगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर फेयर मार्केट वैल्यू में अगर हमको डिविडेंड मिला होता, एक स्टूडेंट ने पूछा कि फेयर वैल्यू में हमको डिविडेंड मिला होता तो हम क्या करते हैं? तो वो तो फिर डिविडेंड की एंट्री करते हैं। क्या करते हो डिविडेंड की जनरल एंट्री? सर फेयर वैल्यू मेथड पे तो फिर हमको बैंक से डिविडेंड मिला होता, मतलब उस कंपनी का प्रॉफिट जो बी कंपनी ने कमाया था, क्या उसको हम हमारे उसमें जोड़ेंगे? बेटा नहीं जोड़ेंगे। जो हमारे एग्जांपल में बी कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया था, उसका ए में कोई रिलेवेंस होगा क्या? अंडर कौन सी मेथड? फेयर वैल्यू मेथड। कुछ रिलेवेंस होगा क्या? जल्दी बोलो बेटा। फेयर वैल्यू मेथड में क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे कंप्लीटली। हम क्या करेंगे? बी कंपनी के प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे। डिविडेंड दिया उसने तो डिविडेंड हमको मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू डिविडेंड कर देंगे। डिविडेंड तो हमने क्रेडिट करना ही करना। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो ये जो पूरा आज हमने समझा है इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग को, 3 सेगमेंट में समझा। फिर हमने कॉस्ट शीट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। कल के लेक्चर में हमने क्या सीखा था? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसके साथ साथ हमने सीखा था अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, एरर एंड ऑल। तो ये जो 2 घंटे के जो सेगमेंट थे, इसको हमने एलएमएस में भी क्या कर देना है, आपको रिकॉर्ड कर देना, जिससे आप इसको बहुत अच्छे से फ्यूचर रेफरेंस के लिए समझ सके।